जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो आप उसको एक दिन अपनी मेहनत के दम पे बेहतर करेंगे और ज़्यादा बेहतर करेंगे। अंजू, सालू, प्रतिभा, विवेक, कोमल, अरुण, रोहित, जगमेंद्र, प्रदीप, आरती, अनमोल, प्रीति, आकाश, नवीन, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका आज वर्णमाला की अगली क्लास को। और वर्णमाला आज के बाद एक क्लास का टॉपिक और बच जाएगा, तो पूरी हिंदी भाषा का जो मूल है वर्णमाला उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और नया टॉपिक होगा उच्चारण। बहुत प्रश्न पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर, यानी बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण का मतलब उनको बांटना है कि उच्चारण जो होगा वो मुख के किस स्थान से होता है। ये क्या होता है? उच्चारण का मुख का स्थान होता है कि कौन सी ध्वनि मुख पर कहाँ प्रभाव डालती है। कौन सी ध्वनि मित्र मुख पर कहाँ प्रभाव डालती है। तो इसके लिए पहले आप लोग एक बार लिखें जो मैंने कल आपको वर्गीय व्यंजन बताए। मुझे बताएं वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या मित्र मैंने कितनी आपको बताई थी। तो आप कहेंगे भैया 25 बताई थी। का, ख, ग, घ और अंगा। अगर इसको आप शुद्ध व्यंजन कहेंगे तो हमेशा हलंत से दर्शाना होगा। कैसे दर्शाना होगा? हमेशा हलंत से दर्शाते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। फिर कौन से बताए थे? चा, छा, हलंत तो अब जान ही चुके हैं आप। जा, झा, अइया, टा। तो इस बात को हमेशा मस्तिष्क में लगाएं कि शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ होता है। टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये 25 क्या थे? ये 25 वर्गीय व्यंजन थे। ये 25 क्या थे मित्र? वर्गीय व्यंजन थे। तो यहां पर हमको एक बात देखनी है और सीखनी होगी कि जो वर्ग में पहला वर्ण है वह क है। इसीलिए इन सब को हम कहते हैं, इसीलिए इनको हम कह देते हैं क्या मित्र? इनको हम कह देते हैं इनको हम कह देते हैं क वर्ग के व्यंजन। कैसे? क वर्ग के व्यंजन। तो कभी इस तरह से लिखा मिले आपको क वर्ग के व्यंजन, या पूछ ले निम्नलिखित में से क वर्ग का व्यंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो क वर्ग के व्यंजन से मतलब होता है जिनका पहला व्यंजन क है, जिनका पहला व्यंजन क है। ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है बच्चे? इसको कौन से वर्ग के बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया इस वाले वर्ग के जो व्यंजन होंगे उनको हम कहेंगे च वर्ग के व्यंजन। कैसे कहेंगे? च वर्ग के व्यंजन। तो इसी प्रकार मित्र आप समझ पाए होंगे च वर्ग के व्यंजन कहेंगे। ठीक है, और जो आगे रहेंगे इनको इसी प्रकार से भाई साहब ट वर्ग के व्यंजन कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का व्यंजन है या नहीं है, तो आप कहेंगे ट वाले में तो टा, ठा, डा, ढा और अणा होते हैं। अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या होंगे? त वाले में ता, था, दा, धा, ना। ये त वर्ग के व्यंजन मित्र होते हैं। त वर्ग के व्यंजन इनको हम कहते हैं। और त वर्ग के व्यंजन के बाद में भाई साहब आपका क्या बोलोगे? फिर हमारे होते हैं पा वर्ग के व्यंजन। कौन से? पा वर्ग के व्यंजन होते हैं। पा वर्ग के व्यंजन होते हैं।
समझे जी बात को? यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा पूछ रहा है हलंत क्यों लगाया? मेरे दोस्त सैनजहान, आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं की हैं। आप पिछली क्लासेस करें तो आप जान जाएंगे कि किसी भी शुद्ध व्यंजन को दर्शाने के लिए हलंत, इन सब में भी आप हलंत लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी में हलंत आप लगाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी कि शुद्ध व्यंजन को हलंत से दर्शाया जाता है। शुद्ध व्यंजन को किससे? हलंत से, जो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजन है। ये मैंने आपको बताया था मित्र, अगर मैं सिर्फ कै लिख दूं इसका मतलब होगा इसमें एक स्वर मौजूद है, यानी कि व्यंजन के साथ में एक स्वर मौजूद होता है। लेकिन अगर मैं कै हलंत दिखा दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? कै में क्या होगा? एक व्यंजन और एक स्वर होता है। लेकिन मित्र मैंने कै हलंत ही दर्शा दिया तो इसका मतलब क्या है? इसमें स्वर नहीं है। क्या होता है मित्र? इसमें स्वर नहीं है। इसीलिए मैं सारे दोस्तों से कहता हूं, कभी भी आप क्लास में बीच में जुड़ें तो चैप्टर की पहली क्लास से सारी चीजें जो आपको रिकॉर्डेड मिलती हैं देखनी है। ठीक है? यहां तक भाई साहब कोई परेशानी किसी को? ठीक है जी, यहां तक हमको कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? यहां तक मित्र हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैंने इनको नाम दे दिया? क्या वर्ग के व्यंजन, इसको नाम दिया मैंने च वर्ग के व्यंजन, इसको ट वर्ग के व्यंजन, इसको त वर्ग के व्यंजन, और इसको हमने कहा क्या आपका, क्या बोल दिया? प वर्ग के व्यंजन। तो अब बात आती है ये कहां से बोले जाते हैं, ये देखने की बात होगी और सीखने की बात भी होगी। सीखेंगे, एक बार देखना ध्यान से। अब आप लोग अपने मुख के बारे में जानते हैं मित्र, मुख के बारे में जानते हैं कि जो ध्वनि निकलती है भैया या तो कंठ से निकलती है, या कंठ के बाद तालु, तालु के बाद में फिर मूर्धा, मूर्धा के बाद में फिर आपका दंत, और फिर ओष्ठ। इस हिस्से का प्रयोग होता है बोलने के लिए। स्वर तंत्रियां यहीं पर मौजूद होती हैं। स्वर तंत्रियां यानी मैं अगर बात करूं, ये आपकी नाक है, नाक के बाद में बच्चे मुख है आपका, तो इस तरह से ये जो हमारी गर्दन है, क्या बोलेंगे? ये हमारी गर्दन है। एक बार समझेंगे, गर्दन है ये हमारी, ये आपकी क्या है? ये आपकी ठोड़ी है। क्या है ये आपकी ठोड़ी है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? नाक है, नाक है। ठीक है, तो नाक से इन सब चीजों के बीच में क्या मौजूद है? गर्दन में क्या होता है मित्र? कंठ होता है कि नहीं होता? बोलेंगे। कंठ से जैसे ही ऊपर की तरफ चलेंगे, गर्दन से बाहर निकल के आओ, कंठ कहाँ है? यहां मौजूद है। कंठ से जैसे ही ऊपर की तरफ आओगे तो वो जो हिस्सा, विक्स का ऐड देखा है, उसको बोलते तालु। क्या बोलते हैं? तालु। जो विक्स के ऐड में वो आप देखेंगे मुख में बीच में एक हिस्सा लटका हुआ रहता है, तो उसको हम कहते हैं तालु। कंठ से जैसे ही ऊपर की तरफ चलते हैं तो तालु आ जाता है। क्या आ जाता है? तालु। तालु से जैसे ही ऊपर चलोगे, जब हमारी जीभ लप 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 चलती रहती है तो जीभ ऊपर कहाँ टकराती रहती है? यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें आप भी कुछ बोले, लगातार एक वाक्य बोल के देखिए, आपकी जीभ जो मुख के ऊपर जिस हिस्से में बार बार लप 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 टकराती है, उसी को हम मूर्धा कहते हैं। यानी इससे ऊपर चलते हैं तो मूर्धा आता है। कौन सा हिस्सा आता है? मूर्धा आता है। मूर्धा से आगे दोस्त आपके दंत आते हैं, दांत आते हैं, और दांतों के बाद में ओष्ठ आते हैं। क्या आते हैं? फिर दंत आता है, और दंत से आगे ओष्ठ आता है। वापस चलते हैं, अभी बस थोड़ा समझिए क्या बोला मैंने। ओष्ठ, ओष्ठ से अंदर की तरफ दांत, दांत से अंदर ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको मूर्धा। मूर्धा से जब गले की तरफ प्रवेश करेंगे तो विक्स की गोली लो, खिसखिस दूर करो, वो जो बीच में दिखाते हैं ऐड में, ठीक है, यहां होता है एकदम शुरुआत में गले के, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे जी? तालु। और कंठ होता है यहां पर। देखेंगे इस बात का भैया यहां क्या मतलब है, ये क्यों बता रहे हो? तो दोस्त जो कै वाले हैं ना, इसी क्रम से शुरू करना नीचे से। जैसे मैंने बोला कै वर्ग वाले जो होते हैं ना मित्र, कै वर्ग वाले जो होते हैं, कै वर्ग वाले जो होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। कहां से? इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है सभी का। का खा गा घा अंगा कहां से? कंठ से।
कंठ के बाद में क्या बताया, जरा बताएं। आप कहेंगे भैया आपने बताया कंठ के बाद में तालु, यानी चा वर्ग जो होता है वह तालु से उच्चारित होता है, यानी जो कंठ से ऊपर गले की शुरुआत का तालु बिंदु है, कंठ से ऊपर गले की शुरुआत का जो तालु बिंदु है उस पर जोर पड़ता है, ठीक है, तालु होगा। और फिर क्या होगा आपका, फिर क्या बोलोगे, कंठ तालु, फिर होगा मित्र मूर्धा, क्या होगा, मूर्धा होगा। और तय वर्ग जो होता है वह मित्र आपका कहां से, दंत से बोला जाता है, दंत से। और पै वर्ग आपका होठ से बोला जाता है। बोल के देखिए, पा फा बा भा मा, आपका क्या बोलेंगे, पा फा बा भा मा। कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं भैया यहां तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो कंठ से बोले जाएंगे उनको हम कहते हैं कंठव्यय वर्ण। क्या बोलोगे, कंठव्यय व्यंजन कह देते हैं। जो तालु से बोले जाएंगे मित्र उनको हम कह देते हैं तालव्यय। क्या बोलोगे, तालव्य कह देते हैं। जो मूर्धा से बोले जाएं उनको हम मूर्धन्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कह देंगे। और जो दंत से बोले जाएं उनको हम दंतव्य कह देते हैं। और जो होठ से बोले जाते हैं उनको हम ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कह देते हैं। यानी भाई साहब बात समझे आप मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो होठ से बोले जाएं उनको ओष्ठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे, ओष्ठ्य कह देंगे। कोई दिक्कत इतनी बात में? तो मूर्धा बोले या मूर्धन्य बोले, या बोले कंठ से बोले जाने वाले, या बोले कंठव्य, तो बात क्या होगी मित्र, एक ही बात होगी। थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी बात समझ में आई। एक बच्चे ने पूछा सर मूर्धा क्या है। मेरे दोस्त आप आवाज बंद करके क्लास तो नहीं देख रहे हैं कहीं? फिर से समझा देता हूं एक बार। आपका गला जानते हो या नहीं, या बिगर गले का तो नहीं है कोई आदमी यहां पर? ऐसा तो मित्र कोई आदमी नहीं है आपका, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो बिगर गले के हो। तो जो गला है ये देखो, यहां जो यहां हड्डी सी निकल रही होगी आपकी गर्दन पे, ये कंठ है। कंठ से ऊपर चलोगे जैसे ही मुख की तरफ, श्वास नली को देखो, मुख की तरफ जाओगे तो जैसे ही आपकी जीभ का एंड पॉइंट है, जीभ का अंतिम बिंदु वहीं पर होता है आपका क्या, तालु, जीभ के अंतिम बिंदु पर। और हमारे मुख में नीचे की तरफ तो जीभ है, और ऊपर की तरफ क्या है, वो हिस्सा जो दांतों के पीछे ऊपर की तरफ, दांतों के तो पीछे है और जीभ के ऊपर है, वही मित्र मूर्धा है। और दांत तो जानते ही हो या नहीं जानते, और ओष्ठ्य, ओष्ठ्य तो जानते ही हो कि नहीं जानते, होठ को कहते हैं। बंद करके आवाज देखते हो क्लास तो कैसे समझोगे मूर्धन्य है? कुछ बच्चे ऐसे रहते सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेंगे और पीडीएफ पढ़ के फिर टेलीग्राम में फालतू की बातें शुरू कर देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया है, टेलीग्राम का डाउट ग्रुप इस बात के लिए कि आज की क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया, मेरी उम्र पूरी होगी या नहीं होगी, इन बातों के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप अच्छे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। आप सारे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन भेजिए कि अध्यापक भी आपके पढ़ें, नहीं तो फिर अध्यापक आपके प्रश्न पढ़ना छोड़ देंगे। जब आप पता चलेगा उनको कोई उम्र पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, ये सॉल्यूशंस जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कोई कर पाएगा। किसी अध्यापक के कहने से आपकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में क्या आएगा उसका इंतजार करिए, ठीक है? कोई दिक्कत इतनी बात में? तो भैया 25 तो समझ में आ गए, 25 तो समझ में आ गए। अब आगे समझना इसी में, क्योंकि मैंने व्यंजन नहीं कहा, मैंने बोला वर्णों का वर्गीकरण। तो भैया फिर स्वर कहां से बोले जाते हैं? मैं ए बोलूं, ए का उच्चारण कहां से आता है? ए का उच्चारण कहां से आता है? तो क्या बोलोगे इसको, ये कौन सा वर्ग हुआ? कचट तप। क्या हुआ? कचट तप बोलते, कचट तप। क्या चा टा ता पा, क्या बोलते हैं? का चा टा ता पा। एक बार आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए। पहला वाला कंठ बताया भैया, दूसरा वाला आपने बोला कंठ के बाद में किसका नंबर आएगा? ऊपर तालव्य का, तालव्य से ऊपर मूर्धन्य, फिर दंतव्य और फिर ओष्ठ्य होते हैं, फिर ओष्ठ होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं, यहां पर आएंगे। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे हिंदी में अंग्रेजी का प्रयोग करके क्या बोल देते हैं, के फॉर कंठ्य है,
T4 तालव्य है, R का M4 मूर्धन्य है, D4 दंत्य है और O4 अष्ट है, O4 ओष्ठ है। इसको बोलते हैं KTM 2। KTM बाइक समझते हो? हाँ, बाइकर्स की पसंद होती है KTM बाइक, तो वो कह रहे कि हमको KTM 2। तो K4 कंठ है, T4 तालव्य, M4 मूर्धन्य, D4 दंतव्य और O4 ओष्ठ है। KTM 2 ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी फनी चीज पर, क्योंकि हम स्वर को बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो थोड़ी फनी तरीके से उसको याद कर लेते हैं हम। तो यहां पर कंठे से सिर्फ और सिर्फ व्यंजन नहीं, आपका ए, क्या बोलोगे, ए जो स्वर होता है, आ जो स्वर है, ए आ, क्या बोलोगे, आपका है हो गया और विसर्ग हो गया। क्या हो गया? विसर्ग। यानी विसर्ग कहां से उच्चारित होता है? कंठे से। इसी प्रकार तालव्य में स्वर कौन कौन से होते हैं? आपका लघु ई, दीर्घ ई भी यहां बोले जाएंगे, और बचे हुए आपके या और सा सलजम यहां से उच्चारित होते हैं। आपका री एक स्वर है, री स्वर जो है, और रे जो है आपका व्यंजन, और शा व्यंजन जो है आपका, ये यहां से उच्चारित होता है। ला होगा आपका यहां से, क्योंकि ला भी बचा हुआ है, सा सपेरा बचा हुआ है, और आपका जय, जय बच्चे नुक्ता वाला है। ये वाला जय तो अलग है, व्यंजन है। ये जय कौन सा है? ये नुक्ता वाला है। और इसके बाद में आपका आता है ऊ और दीर्घ ऊ। क्या बोलोगे? ऊ और दीर्घ ऊ आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आप आगे क्या बढ़ाएंगे? आपका इसी क्रम में भैया हम आगे आपका स्वरों को भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिर्फ व्यंजन ही उच्चारित थोड़ी होते हैं भैया, स्वर भी तो उच्चारित होते हैं। तो स्वर कहां से बोले जाते हैं? देखिए, स्वर कहां से बोले जाते हैं? क्या बोलेंगे? अब इसको याद कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा सा खिसका सकता हूं मित्र इधर। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टे वर्ग जो है और कै वर्ग क्या है। टे और कै वर्ग क्या है, ये उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग समझ गए होंगे। देखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में यहां इस टेबल से प्रश्न आना तय ही है, तय ही है। देखेंगे एक बार, इतनी बात समझे, नोट कर चुके, तो याद कैसे करें? याद करें ऐसे, विवाह एक शब्द याद रखें, विवाह, विवाह किसका? ईएस का। किसका? विवाह ईएस का। लेकिन ईएस बन गया आपका ऋषि। क्या बन गया? ऋषि बन गया। और ऋषि बन गया तो लाश जैसा हो गया, सूख के। कैसा हो गया? लाश जैसा हो गया। तो जब अपनी बारात लेके गया तो वहां लड़कियों ने उसको देख के बोला, ऊ ऊ ये कैसा दूल्हा है, ऊ और ऊ। तो विवाह देखो, वी से क्या हो गया? विसर्ग हो गया। वी से क्या हो गया? विसर्ग हो गया। और आपका आ से क्या हो गया? आ। ठीक है, आ में ही शामिल है आपका ए और है। क्या बोलोगे? ए और है। तो ये सब कहां से बोले जाएंगे? पहले वाला। पहले वाला कौन सा है? वो कंठव्य है। विवाह किसका? ईएस का। तो दीर्घ ई और लघु ई। क्या बोलोगे? दीर्घ ई भी आ गई और लघु ई भी आ गई। विवाह किसका है? ई यस का। ऐसे बोलते हैं, ई यस का ब्याह है, ई यस की शादी है। ई यस, कौन सा यस? ई यस। ई यस, और ई यस क्या बन गया? ब्याह के टाइम पे, अपनी शादी के टाइम पे ऋषि बन गया। तो ऋषि में री हो गया, षट कौन हो गया। अब आप कहेंगे भैया ई भी तो आया, तो ई तो बोल दिया ना ई यस में, तो ई में कंफ्यूज ही नहीं होना। ई कहां गया? ई गया आपका ईएस में। तो बचा कौन कौन से? री और से। तो री से एक तो रे याद रखोगे, री याद रखोगे, षट कौन याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, ला सा जा। ला सा जा कैसा हो गया? लाश जैसा, लाश जैसा हो गया। तो आप कहेंगे भैया लाश जैसा, तो आ भी तो आया, आ पहले ही पहुंचा दिया ना विवाह में, विवाह में आ पहले ही पहुंचा दिया ना। तो जय आया आपका। तो जय कौन सा है? यहां भी जय है, लेकिन ये जय क्या है? बिना नुक्ता वाला। और ये कैसा? नुक्ता वाला। और आपका फिर कैसा? जब बारात गया अपनी, तो लड़कियां तो आती है ना देखने कि स्वीटी का दूल्हा पता नहीं कितना सुंदर आ गया। और फिर उन्होंने देखा स्वीटी का दूल्हा वूल्हा कुछ नहीं है, स्वीटी के दूल्हे की पैंट निकलने को तैयार है। तो ऐसे हंस रही थी मुंह पे हाथ रख के, ओ ये कैसा दूल्हा आया। ठीक है, याद कर सकते हैं, इसको मिटा लें, इसका इतना ही महत्व है।
इतना ही महत्व है, इस बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मेरे छात्र जो मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हैं, जो मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि जितना मैं सिखाऊं उतना सीखने पर ध्यान देना है। कुछ मेरे दोस्तों ने सिर्फ ढूंढने शुरू कर दिए हैं वर्ण, बोले जी जय है तो फिर कै खा गा कहाँ गए। कुछ बच्चों ने बोला जी ए स्वर तो है ही नहीं। मैंने कहा ना मित्र, हम सब कुछ सीखेंगे, लेकिन आप एक क्रम से और एक भरोसा और एक धैर्य रखें। लेकिन उनको अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस बात से मेरे मित्र कोई मतलब नहीं है, और ऐसे ही छात्र अक्सर बच्चे सफलता से चूक जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति को समझते हुए बहुत फोकस के साथ नहीं पढ़ता है, अंत में सिलेक्शन से चूक जाता है, और फिर बाद में अध्यापक गणों और चैनलों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। यहां देखो, शुरू करेंगे। अब क्या क्या बच गया बोलो जरा, स्वरों में क्या क्या आ गया। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि स्वरों में क्या क्या आ गया। उस स्टेप पर हम अब बढ़ेंगे। तो मैं देखता हूं ए आ, ई उ री। भैया अभी आपका ए दीर्घ ए दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ नहीं लिए हैं आपने। क्या मैं मित्र ठीक कह रहा हूं कि ये हमारे बाकी रह गए हैं, ये हमारे बाकी रह गए हैं स्वरों में। हाँ भैया, इन चारों के बारे में आपने नहीं बताया। तो मेरे दोस्त, इन चारों को हम कहते हैं, ए और ए को हम बोलेंगे हमेशा कंठ तालव्य। उस टेबल में ये इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि एक से अधिक से बोले जाते हैं। ओ और ओ को हम कहते हैं कंठोष्ठ। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका कंठोष्ठ व्यंजन, कंठोष्ठ व्यंजन। इसीलिए इनको इस टेबल में नहीं रखा जाता है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी मेरे मित्र को बोलेंगे एक बार। इसीलिए इनको कंठोष्ठ क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं मित्र आपका, इसीलिए इनको हम कहते हैं आपका क्या, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। जरा देखेंगे कैसे। कंठ और तालु में मित्र कौन से दो शब्द आपको दिखते हैं? कंठ और तालु में तो भैया मुझको दो शब्द दिखते हैं, रटना नहीं है। कंठ और तालु, कंठ और तालु। और मित्र कंठोष्ठ में कौन कौन से दो आप लोगों को शब्द दिखते हैं? भैया कंठ और ओष्ठ। मित्र कंठ और ओष्ठ आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते? हाँ जी। तो मुझे बताएं, ए का निर्माण मैंने किस तरह से आपको बताया था? ए का निर्माण मैंने बोला था ये चारों क्या हैं? ये चारों के चारों हमारे संयुक्त स्वर हैं। और मित्र चारों का निर्माण मैंने आपको सिखाया था कि चारों का निर्माण ए के साथ होता है, ए के साथ होता है। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सभी का। ए के साथ में क्या मिलाऊं? अब मेरा आप सारे मित्रों से मेरा प्रश्न है कि ए के साथ क्या मिलाने से अय, छोटे अय का निर्माण होता है? एक बार सारे मित्र उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा मैं जीते जागते लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं निष्क्रिय लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आप कहेंगे ए और भैया लघु ई आएगा। ए और लघु ई से ही तो ए बनता है। अगर मैं ओ का निर्माण मित्र करने जा रहा हूं तो भैया आपने बताया था ए धन ऊ से बनेगा ओ। तो जो ओ की प्रकृति वही औ की प्रकृति, जो ए की प्रकृति जहां से लघु बोला जाएगा दीर्घ भी वहीं से बोला जाएगा, एक ही प्रकृति है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर दिया है, क्या बोलेंगे? आ धन ई। तो मित्र मुझे बताएं ए का उच्चारण स्थान क्या है? आप कहेंगे ए का उच्चारण स्थान भैया कंठ होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है। मैं आपने हमको बताया विवाह। और अगर मैं पूछूं लघु ई, विवाह किसका? ईएस का। कंठ के बाद में भैया आपने दूसरा बोला था तालु होगा, तालु होगा। बोलो आया मजा, बोलो आया मजा। ए का स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और ऊ का स्थान ऊ, सब लड़कियां बोल रही थी ऊ ऊ, अंत में ही तो बोल रही थी। तो अंत में क्या है? अंत में दोस्त ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ से बनता है औ। तो उसी प्रकार जहां औ का उच्चारण होगा वहीं से तो औ का उच्चारण होगा, और ए का उच्चारण जहां से होगा ऐ का उच्चारण भी वहीं से होगा। बात समझ में आई कि इस टेबल में इसको ना रखे, क्योंकि ये दो की मदद से बोला जाता है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। बोलेंगे जी फटाफट से, बोलेंगे एक बार। क्या बोलेंगे इसको हम कंठ तालव्य या कंठोष्ठ कहने में कोई दिक्कत किसी को है? मेरे मित्र बोले जरा। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेरे दोस्त को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
और अब बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्त, और क्या क्या बाकी रह गया, और क्या क्या बाकी रह गया। तो स्वर हो गए हमारे। आप कहेंगे देखो आगत स्वर कोई बच्चा बोले तो आगत स्वर औकाही रूप होता है, तो औकाही रूप होगा तो आगत स्वर यहीं प्रयोग होता है जहां पर आ और ओ भी हो। अगर हम दोस्त बात करते हैं हमारा बाकी रह जाता है इसमें क्या क्या, मैंने आपको बताया, जरा ध्यान से देखना। का क्या बोलेंगे, जा प्रयोग हो गया। और कौन कौन से 5 बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से 5 बताए थे, जरा कहेंगे एक बार। वापस लौट के थोड़ी देर में आएंगे। मैंने आपको कहा था दोस्त क्या, का खा गा जाफा, का खा गा जाफा, ये कैसी हैं, नई विकसित ध्वनियां हैं। कैसी, नई विकसित ध्वनियां हैं। और इनके आगे जो बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, इसको मित्र हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं भाई साहब। कोई दिक्कत, इतनी बात तो जानते हो ना, इतना ध्यान से तो पढ़ते होंगे। हाँ जी, तो भैया जय का तो उच्चारण स्थान आपने बता दिया, तो बाकी के कहां पर उच्चारण स्थान होंगे जरा समझें। तो जो कै ख गए इनके बारे में पहले जानिए, एक छोटा सा नोट बना लेना। नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहते हैं, नई विकसित ध्वनियां, नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहते हैं। इनके बारे में विवरण, या याद रख लो इनके बारे में विवरण ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो इनका सबसे पहले प्रयोग, इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में, सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में, सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया। राजा इनकी उपाधि है, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, हिंदी भाषा के बहुत बड़े लेखक रहे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये हम साहित्य जब पढ़ेंगे विस्तार से, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया, तो बोलेंगे कि अगर पूछूं नुक्ता के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, जैसा कि हमेशा पूछा जाता रहा है, यूपीएससी परीक्षा आपके पिछले वाले में भी पूछा गया, नुक्ता ध्वनियों का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के मस्तिष्क में आया। शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो इन्होंने बोला का खा गा जाफा ये कहाँ से आई हैं, इन सब के लिए इन्होंने कहा कि ये उन शब्दों में प्रयोग होते हैं, कौन से, जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं। कौन से शब्दों में मित्र इनका प्रयोग होता है, अरबी फारसी के जो शब्द हैं, अगर उनको हम हिंदी में प्रयोग करने लग जाएं कहीं पर, वो अरबी फारसी के शब्दों में क्या होता है मित्र, इनका प्रयोग होता है। जैसे थोड़ा सा अंतर करके मैं दिखाता हूं, जैसे पहला कै है, क्या है, कै है, तो कैसे एक शब्द ले लेते हैं, इधर तो ले लेते हैं हिंदी के शब्द मित्र, और इधर ले लेते हैं हम आपका किसके, जो अरबी या फारसी के शब्द हों, या सीधे हम कहें तो उर्दू के शब्द कह सकते हैं। इधर हम ले उर्दू के शब्द, तो एक छोटा सा अंतर समझेंगे। अगर मैं बोल दूं हिंदी में मित्र मैं बोल दूं आपसे, एक सेकंड देना भाई साहब बस। ऐसे कलर मैचिंग करनी पड़ती है इसमें आगे आएंगे। हिंदी के शब्द में बोलूं तो हिंदी का शब्द कफ का मतलब क्या होता है, कफ का मतलब जब वात का रोग अधिक बढ़ जाता है और गले में अवरुद्ध या बोले गले में अवरोधन पैदा होने लग जाता है, तो इसको हम बलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं, बलगम, ठीक है। और एक होता है उर्दू के शब्दों में, यदि मैं कै पर मित्र आपका नुक्ता लगा लूं तो इस कफ का मतलब होता है जिस पर आप बटन को लगाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे बटन को हम लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कफ। यहाँ जो बटन लगता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये हिस्सा शर्ट का ये कफ होता है, ये क्या होता है, ये कफ होता है। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, बटन का हिस्सा।
क्या बोलेंगे मित्र? इसको हम बटन का हिस्सा कहेंगे। बटन का हिस्सा होता है, ठीक है, जहां पर बटन लगा होता है। कफ हो गया। जैसे खे से एक शब्द देखते हैं मित्र हम, खाना। हिंदी में अगर खाना हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा भोजन। क्या होता है? भोजन के संदर्भ में प्रयोग होता है। लेकिन मैं अगर खा ना लिख रहा हूँ, यानी कि नुक्ता का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? नुक्ता का प्रयोग खाना का मतलब होगा कमरा या कोई डिब्बा के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करके देखिए या सोचिए जिनमें खाना आता हो। क्या बोलेंगे? जिनमें खाना। जैसे मैं बोल दूं जेल खाना, तो जेल खाने का मतलब क्या है? जेल का खाना नहीं है, जेल का भोजन नहीं है। जेल खाना का मतलब है जेल का कोई एक कमरा है, जेल का कोई एक कमरा है, ठीक है, जेल का कोई एक कमरा है। खाना का मतलब यही होता है, ठीक है, खाना का मतलब यही होता है। और जैसे गोल शब्द होता है, गोल का मतलब होता है सर्कल, यानी कि वृत्त के रूप में प्रयोग होता है गोल। लेकिन अगर यदि दोस्त गोल शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए नुक्ता लगा करके, तो इसका मतलब हो जाता है कोई ग्रुप है, कोई दल है। क्या है? कोई ग्रुप है या कोई दल है। जैसे गह से बात करें, नहीं सॉरी गह नहीं, क्या गया जय, जैसे जैसे बात करें एक शब्द हो जाए जरा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। क्या होता है? जरा अवस्था, इसको बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा कहते हैं, अंतिम अवस्था होती है। लेकिन मित्र अगर अगर नुक्ता लग जाए, जरा हो जाए, तो जरा को क्या बोलेंगे? थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा सा। जरा सा जीरा दे दो, ठीक है, जरा सी हल्दी दे दो। क्या दे दो? जरा सी हल्दी दे दो, ठीक है, जरा सी हल्दी दे दो। और ऐसे ही कुछ सोचिए, का खा गा जा फा से सोचे, तो फै से दोस्त आप देखें, जैसे एक बहुत प्रचलित शब्द होता है फन। क्या बोलोगे? फन। फन किसका होता है? हम बोलेंगे इसको सांप के संदर्भ में प्रयोग होता है। सांप के शब्द में, सांप के संदर्भ में, नाग के जो फन होता है ना उनका, उसके लिए। लेकिन मित्र अगर फन नुक्ता वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब है हुनर होता है। समझ गए मेरी बात में अंतर? यानी एक जैसे ही शब्दों में यदि नुक्ता लग जाएगा तो कहने का मतलब है उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। बोलेंगे एक बार, मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छा बताया है, रोहित ने, कारखाना लिख के। रोहित जी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। राहुल जी कह रहे हैं कफन किस शब्द का अर्थ है, हिंदी है कि उर्दू है? दोस्त उर्दू है, लेकिन इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। जब हम विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे तब इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलेंगे आराम से। अनुराधा मिश्रा जी बहुत ठीक उत्तर आपने पांचों के दिए हैं, अलग अलग शब्द लिखे हैं। इतनी बात समझ गए तो समझ गए कि का खा गा जा फा। क्या बोला? का खा गा जा फा। तो भैया आपने जय तो बता दिया था, तो यहां पर नोट करना बच्चे, का खा गा जा और फा, और फा। तो मैंने आपको कहा था मित्र कि जय का उच्चारण स्थान क्या होगा, जरा बताएं। कॉपी में देख के कोई नहीं बताएगा। तो मैंने बोला था विवाह ईएस का, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन के हो गया लास जैसा, यानी चौथे में आता था जी ये वाला जय। और चौथा मित्र क्या होता है? दंत होता है। तो इस वाले को मैंने बताया था कहाँ से उच्चारित होगा? दंत से उच्चारित होता है, दंत से। अभी काखा गा को और जान लीजिए, इन तीनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है जिह्वा का मूल। यानी ये कहाँ से? खा, ये जिह्वा के मूल यानी जड़ से बोले जाते हैं। क्या बोलोगे? जिह्वा यानी जीव के मूल से बोले जाते हैं। जीव के मूल से उच्चारण होता है इनका, जिह्वा के मूल से उच्चारण होगा। अभी फा की बात नहीं कर रहे हैं, अगले स्टेप में फै को जानेंगे कि जिह्वा के मूल से उच्चारण होता है इसका। इसीलिए इनको मित्र क्या बोलेंगे? इसलिए इनको मित्र क्या बोलते हैं? अली जिह्वा। क्या बोलोगे? अली जिह्वा, इसका अर्थ होता है जिह्वा के जड़ से। अली जिह्वा या जिह्वा मूल्य कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिह्वा मूल्य कहते हैं, जिह्वा मूल्य कहते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रख लेनी है, ठीक है? जिह्वा मूल्य कहते हैं। इतनी बात में किसी को, मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। तो का खा गा हो गए, का खा गा हो गए, तो भैया बच गया फै। फै को भी बता दीजिए लगे हाथ। फै जो होता है ना मित्र, ये कौन सा फै है? पा फा बा भा मा। क्या बोलोगे? कौन सा फै है?
कौन सा फे है ये, तो इसको अभी मैं बताऊंगा आपको। जरा हमको इसके लिए पिछली स्लाइड पे चलना होगा। यहां देखेंगे एक बार, ये वाला फे नहीं है, ये हिंदी का फे है, वो अरबी का फे है। तो क्या बोलेंगे, व और फा नुक्ता, फा नुक्ता कहाँ से बोले जाएंगे, इनको बच्चे हम बोलते हैं दंतोष्ठ। ये भी एक से अधिक यानी दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब आएंगे, कल हमारे एक मित्र का कमेंट आ रहा था कि आप नासिक के व्यंजन गलत बता रहे हैं, वह 5 नहीं 6 होता है। तो मैंने मेरे भाई के प्रश्न का उत्तर दिया था कि नासिक के 5 होते हैं, नासिक के 5 होते हैं व्यंजन, लेकिन नासिक के वर्ण की जब बात करेंगे तो 6 कहेंगे। भला बताएंगे नासिक के कौन सा हो जाएगा अब। तो यहाँ पर याद रख लेना, जिनकी ध्वनि नाक से निकले वो नासिक्य हैं। और नासिक्य मित्र कौन सा एक शामिल हो जाएगा, ये 5वां तो मैंने बताया था, 5वां तो नासिक्य होता ही है, अंगा। ठीक है, अय्या, अणा, ना, मा, और साथ में मित्र अब छठा जो होता है वो कौन सा होगा आपका। इस सभी में आप देखेंगे कहीं भी अनुस्वार शामिल नहीं है, तो अनुस्वार को भी हमने ले लिया। विसर्ग हो ही चुका था, विसर्ग हो ही चुका था, जहां आपका अनुस्वार है वहीं से निर्माण होता है आपका अनुनासिक का भी। तो क्या बोलेंगे, नासिक्य। अगर वर्ण पूछे, वर्ण पूछे, क्योंकि बच्चे वर्ण से मतलब क्या है, देखो वर्ण से मतलब होता है कि पूरी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों की बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन दोनों की बात हम कर रहे हैं। तो तब हमको संख्या बतानी है 6, 5 और 1। क्या बोलोगे, 5 और 1। लेकिन मित्र वो वर्ण ना पूछ करके पूछे नासिक के व्यंजन कितने होंगे, तब उत्तर क्या आएगा। क्या इसको आप व्यंजन में गिन देंगे भाई, क्या इसको आप व्यंजन में गिन देंगे। आप कहेंगे नहीं जी इसको हम व्यंजन में नहीं गिनेंगे, तब भैया हमारा उत्तर 5 होगा, तब हमारा उत्तर 5 होगा। बात को समझे, बोलेंगे 5 क्या उत्तर होगा हमारा, 5 तब हमारा उत्तर होगा, कभी गलती ना करें। ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से। सर आपने ना दीर्घ स्वर बताए हैं और ना ही व्यंजनों के बारे में कुछ बताया है, और आप वर्णमाला खत्म करने जा रहे हैं, ये अनिल प्रजापति जी का कहना है। बहुत बढ़िया मेरे मित्र, बहुत शानदार। मुझे उम्मीद थी मुझे इसी तरह के छात्र प्राप्त होंगे, आपके जैसे भी छात्र प्राप्त होने की उम्मीद मुझे थी, और मुझे वो छात्र प्राप्त होने की उम्मीद थी जो इस बार यूपीएससी परीक्षा में सफल होंगे। यही बस अंतर रह जाता है सफलता और असफलता के बीच का। अनिल प्रजापति आपको समझना होगा, मैं इसके बारे में मित्र कुछ नहीं कह सकता। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, ये बोले मुझे इतनी बात समझ में आई, जितनी बात मैंने समझाई। मैं कोई भी उच्चारण स्थान आपसे पूछूं तो आप बता देंगे। मैं आपसे 5 प्रश्न करने जा रहा हूं दोस्त, 5 प्रश्न करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और उम्मीद करूंगा 5 के उत्तर आप देंगे। अनिल प्रजापति जी, मैं हर बच्चे का देखो आज बता देता हूं आपको, छोटी सी बात समझे, जो आज लाइव हैं वो समझ जाएं, बाकी बच्चे बाद में समझें तो बात अलग है। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, आप शायद अच्छे छात्र हों या ना हों। मैं अपने आप को बहुत अच्छा शिक्षक समझता हूं, और मैं समझता हूं कि शायद मैं प्रयास करूं तो आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा मानना मेरा है। आपके लिए सलाह यह है मित्र, किसी भी अध्याय को शुरू करें तो हमेशा अंतिम वीडियो पर नहीं आना है, पहली वीडियो से शुरू करना है, और ये मेरी पहली और अंतिम सलाह है। इसके बाद शायद आप कमेंट सेक्शन में बोलते रह जाएंगे और मैं उस बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको राह दिखाने का हमारा काम है, इसीलिए राह मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम दीर्घ स्वर भी जान चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं। इस अध्यापक जगत में हिंदी में कोई वर्णमाला में जितना पढ़ाए उससे कहीं ज़्यादा जान चुके हैं, किसी एक पुस्तक में जितना दिया हो उससे कहीं ज़्यादा जान चुके हैं, ठीक है। और आप इतना जान चुके हैं जितना आपने कभी नहीं जाना, या उतना आप जान जाएंगे जितना आप कभी नहीं जान पाते। आगे आ जाओ भाई साहब, पढ़ने पर ध्यान देना है ना, कमियां निकालने पर नहीं, अपनी कमियां सुधारने पर ज्ञान देना है, ध्यान देंगे।
तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताए ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, ख कहाँ से उच्चारित किया जाएगा, फटाफट से उत्तर आना चाहिए। ले कहाँ से उच्चारित किया जाएगा, ले का उच्चारण कहाँ से होगा, मुझे बता दो आप। रे का उच्चारण कहाँ से होगा, रे का उच्चारण कहाँ से होगा। थे का उच्चारण कहाँ से होगा मित्र, थे का उच्चारण कहाँ से होगा। मुझे बताओ लघु ई का उच्चारण कहाँ से होगा। पांचों का उत्तर एकदम जबरदस्त आना चाहिए। संदीप सिंह जी, बहुत बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त, बहुत सारा प्यार। आप सब लोगों के सकारात्मक शब्द हमको ऊर्जा देते हैं और उसी ऊर्जा की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। चलो नहीं, कुछ नॉटी बच्चे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि वो भी बच्चे हमारा ही धर्म है कि कोई बच्चा अगर भटक रहा है तो उसको प्रयास करें कि शायद। मैं आपको बताता हूँ, पिछले यूपीएसआई में एक बच्ची को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल गया और पेपर शुरू हुआ। वो शुरुआत में ऐसे डाउट पूछे, मुझे लगे यार यूपीएसआई में सिलेक्शन की उम्मीद भी कैसे ये रख सकते हैं। लेकिन कम से कम वो गुड़िया मेरे संपर्क में इस प्रकार से 7-8 महीने हर बात के लिए छोटा मोटा डाउट पूछ ले। मैं उनसे बार बार बोलूँ कि यार तुम्हारे ये पूछने का डाउट है, तुम कैसे ग्रेजुएट हो, ये छोटी चीज। तो वो ऐसे नहीं बोले, वो बोले भैया बता दो, बस एक बार बता दो, दोबारा नहीं पूछूंगी। और 5-7-10 दिन में फिर दोबारा पूछ ले। अनुराधा नाम है, ठीक है, और तुम सच मानना यूपीएसआई में बहुत अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हुई। तो बच्चे ये समझने की बात होती है आप लोगों के लिए कि हम शुरू में हो सकते हैं नटखट, हम शुरू में पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन एक अभ्यास के द्वारा आप बहुत शानदार हो सकते हैं, लेकिन फोकस करना होगा। तो खा का खा गा घा, का खा गा घा क्या बताए थे, का खा गा घा अंगा आ, ठीक है, हा विसर्ग 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 सब इसी से बोले जाते हैं। ला कहां पर आया, ये देखो ले कहां पर आएगा, तो आप कहेंगे लास जैसा, लास जैसा चौथा है, और चौथा क्या है, दंतव्य है, दंतव्य है, क्या बोलेंगे, चौथा ही तो है, KTMD दंतव्य। और दंतव्य में क्या आता है, दंतव्य में आता है आपका ता, था, दा, धा, ना, ला, सा और जानुक्ता, जानुक्ता। रे कहां पर आएगा, विवाह किसका, ईएस, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि यानी रे वाले तीसरे में आते हैं। और तीसरा है मैं, यानी कि मूर्धन्य, और मूर्धन्य में क्या आता है दोस्त, मूर्धन्य KTM तीसरा, और तीसरा बताया कै चे टे, टे वाले आएंगे, टा, ठा, डा, ढा, क्या बोलोगे, अणा, और री, री, रा और शय होता है। अब बालकों वाली बात है यार, बालकों वाली। ये कौन सा हो गया, तय। अब मैं तो इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं, तो त था दा धा ना, क्या बोलोगे, ता था दा धा ना। तो ये क्या हो गया आपका, सारे के सारे ले, तो तय थे दे धने कौन सा होता है जी, चौथा होता है। चौथे का मतलब क्या होगा आपका, ये दंतव्य होगा, तो ये दंतव्य हो गया, ये दंतव्य हो गया, ठीक है। टा ठा क्या बोलोगे, टा ठा का खा गा घा अंगा, चाचा जा झा अइया, टा ठा डा डा अण, तो तीसरा हो गया। तो क्या बन गया, ये आपका मूर्धन्य बन गया। क्या बन गया, ये सारे के सारे मूर्धन्य हो गए, ये सारे कंठ्य हो गए, ये सारे दंतव्य हो गए। और ई विवाह किसका, ईएस का, ई कहां से बोला जाएगा, KT दूसरे में से बोला जाएगा, यानी तालव्य से बोला जाएगा, तालव्य से। और तालव्य कौन कौन से होते हैं आपका, चा, छा, जा, झा, अइया, अइया, ई, दीर्घ ई, या और शा होते हैं। कोई दिक्कत है मित्र, कोई परेशानी है? अगर बहुत ध्यान से क्लास में बने रहे हैं तो उच्चारण स्थान कभी गलत हो नहीं सकता। और जितने भी बच्चे ये इधर उधर भागते रहते हैं, वर्तस्य और वर्तुल फलाना, ये सब मित्र हिंदी भाषा के नहीं है, ये आपका संस्कृत के हैं, जो आपको कन्फ्यूजन बनाते हैं। किताब के लेखकों की ये गलती रही है कि बहुत सारे संस्कृत की चीज़ों को हिंदी में लिख देता है और बच्चा फिर उसको पूछता रहता है, जिससे ना लेना एक ना देना दो। हिंदी का उच्चारण पूर्ण हुआ।
उच्चारण में कोई दिक्कत किसी भी मेरे मित्र को? अगली बात पर चलते हैं। अब आएंगे प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अभी तो उच्चारण के आधार पर किया था हमने, अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। कितने होते हैं? क्या बोलेंगे? दो तरह से बांट सकते हैं भाई साहब, आपका अल्प प्राण और महाप्राण। क्या बोलोगे? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प माने क्या होता है मित्र? थोड़ा। और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण का मतलब क्या होता है? महा यानी कि अधिक, अधिक प्राणवायु जिसमें लगे, अधिक प्राणवायु। ठीक है, बोलेंगे जी। विशाल सोनकर जी, बहुत स्वागत है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आए। इतनी बात आपको समझनी ही होगी, ठीक है, कि हम सारी चीजें क्रम से सीखते हुए चलेंगे। मैंने कहा जिस दिन मैं हिंदी खत्म कर दूं, ये हिंदी जिस दिन खत्म हो जाए, बस इतना वादा करता हूं तुमसे, हिंदी के जो आवश्यक तत्व होते हैं या जो मूल है, वो सारा सार तुम सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अन्य चैप्टरों के कमेंट करते रहें और कहें कि मेरे प्रश्नों पर ध्यान दे, तो वह नहीं कर सकता मित्र, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अल्प प्राण व्यंजन किसको कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं दोस्त, लिखना, जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, यानी कम सांस लगे, कम श्वास खर्च हो। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, अर्थात क्या बात समझे? मैं कह सकता हूं कि बोलने के लिए, क्या बोलेंगे, उच्चारण के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो। कम प्राणवायु की आवश्यकता हो। कम प्राणवायु, इसका मतलब है कि आप जब किसी चीज को बोलते हैं तो फेफड़ों के द्वारा बच्चे एक वायु आपको दी जाती है। श्वसन की प्रक्रिया तो आप सभी समझते होंगे कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम छोड़ते हैं मित्र और ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ प्राणवायु बोलने में खर्च होती है, कुछ प्राणवायु हमारे फेफड़ों की तरफ से आती है और खर्च होती है बोलने में। तो जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होती है, उनको तो कहते हैं हम अल्प प्राण। और अब समझेंगे महा मतलब अधिक, यानी जिनके उच्चारण में मित्र क्या होगा, ये परिभाषा आप बोलने की कोशिश करें एक बार। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, अधिक उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, खर्च हो, खर्च हो, या मैं कह सकता हूं क्या, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, यानी उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो। तो मित्र बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है वर्ण देकर के, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है या कौन सा महाप्राण है? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? एक मित्र हमारा कह रहा है जी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या लिखा, क्या लिखना है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान दोस्त मैंने बोला नासिक्य लिखना है। क्या लिखना है? नासिक्य लिखना है। वह नाक से ध्वनि निकलती है, नाक से, नासिक्य लिखना है। नासिक्य ही मैंने लिखा, कोई दिक्कत? सर मुझे कृपया करके बताएं संयुक्त व्यंजन उच्चारण में कहाँ आएंगे? मित्र अभी संयुक्त व्यंजन हम पढ़ेंगे तभी मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए ही नहीं है, अभी मैं उनकी प्रकृति समझाऊंगा जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ेंगे उससे तुरंत पहले, यानी कल की कक्षा में हम ये समझने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट था, मैंने डाउट सेक्शन में भी देखा जी द्रव में दे कैसा है,
तो मैंने हालांकि क्लास में समझा दिया था कि रे सारे पूर्ण होते हैं रेफ को छोड़ करके, तो दे आधा होता है। ये भी चीजें हम कल बहुत विस्तार से सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहां फोकस करेंगे मित्र, मैं आपको क्या समझा रहा हूं अनिल भाई, अल्प प्राण और महाप्राण। और आज जो बुद्धू बच्चा होगा उसका नाम आज से हम रख देंगे राम छवि। तो किसी बच्चे का नाम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज से एक कॉमन नाम होगा राम छवि। राम छवि का मतलब होगा मित्र कि किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है, हम यही कहेंगे आपका कि राम छवि का प्रश्न ये है। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक तो जो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं वह समझ जाएंगे कि नाम तो बुल्ले जाने से रहा, नाम तो सबका ही राम छवि हो गया, क्योंकि मेरी दृष्टि में सभी छात्र समान हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। अल्प प्राण व्यंजन में आएंगे मित्र आपका 1, 3 और 5। क्या बोलोगे, ये 1, 3, 5 क्या है भैया, ये 1, 3, 5 क्या है, जरा देखें। मैंने आपको पहले भी बताया था, का खा गा घा अंगा। जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो थम्स अप करें। 1, 3, 5 क्या कहना चाह रहा हूं मैं, चा छा जा झा अइया, टा ठा डा ढा। अब तो ये याद हो गए होंगे या नहीं याद हुए अभी भी, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी याद हो जानी चाहिए अब तक तो। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मैं। बताएंगे मेरे दोस्त, राम छवि याद हुए कि नहीं हुए। तो याद करूंगा कि कोशिश करेंगे कि याद हुए होंगे। तो मित्र जो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, ये आपका 3 है राम छवि, ये 4 है राम छवि, और राम छवि ये क्या है, ये 5 है। आगे बताएंगे। तो क्या बोला मैंने, 1, 3, 5 का मतलब भैया ये एक ग्रुप है, ये क्या है, 1 हो गया, ठीक है भाई साहब। 3 में कौन कौन से आ जाएंगे, गा जा डा दा बा, गा जा डा दा बा। अब ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, कभी पेपर में आएगा लिख के देख लेना, 1 सेकंड लगेगी, प्रश्न ही गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी इतने प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे, सब सेकंड लगाएंगे आप इसको। सीखने में समय लग सकता है लेकिन अप्लाई करने में समय नहीं लगेगा, निश्चिंत रहना। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्प प्राण व्यंजन इनको कहते हैं हम। इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में मित्र आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं जी, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से, जैसे हम कहें आपका भैया या रा, आपको बताना चाहिए इस समय ये अंतस्थ कौन से होते हैं, या रा लावा होते हैं, या रा लावा। फिर आता है इसके साथ में अड़ा। कौन सा अड़ा है ये, उत्क्षिप्त वाला, क्योंकि दोस्त 3 में क्या होता है, यहां पर डे होता है, यहां पर तो सिर्फ डे है, यहां पर तो सिर्फ डे है। ये देखिए ये कौन सा, ये अड़ा है, अड़ा उत्क्षिप्त वाला, याद है ना। डे और अड़ा का अंतर राम छवि आप सबको पता है ना, मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया था कि दोनों में अंतर, ये कहां प्रयोग होगा और ये कहां प्रयोग होगा। अपने हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा कि वह जानता है, ठीक है। तो तीसरे वर्ग में जब डे आता है तो अडे भी यहीं आएगा, जब डे यहां आ गया तो अडे भी यहीं आ जाएगा भैया। और साथ में याद रख लेना सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर। एक बार मैंने इसको गलती से इसमें री को छुड़वा दिया था पिछली ही क्लासेज में, तब शायद मेरा अपना अनुभव भी एक नया था और मैंने देखा था उस पूरी हिंदी को पढ़ाने में मुझसे 2 जगह एक गलती हुई थी दोस्त, और गलती को स्वीकारना अच्छा होता है। तो वहां पर मुझसे एक गलती तो हुई थी स्वरों में, ठीक है, और एक गलती हुई थी विशेषण के, एक उसमें विशेषण के एक गलती तो हुई थी मुझसे, कहाँ, यही इस वाले। तो मुझे आज याद आ रहा है कि अल्प प्राण में एक छोटी सी भूल मैंने वहां की थी, और ऐसे ही एक विशेषण में छोटी सी भूल मैंने की थी। ये बात मैं इसीलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जो रिकॉर्डेड बैच हमारा था उससे कुछ बच्चों ने शायद नोट्स बनाए हों, तो वो करेक्शन कर लें एक, ताकि परीक्षा के समय पर हमसे गलती ना हो। तो सभी स्वर होंगे आपका, क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा अड़ा और सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब कितने, 11 होंगे, 11 होंगे। ये संख्या मुझे जोड़ करके बताएं बच्चे, ये संख्या मुझे जोड़ करके बताएं, 1, 3, 5 में कितने आए भैया, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 तो हो गई ये, ठीक है। अंतस्थ कितने हो गए? अंतस्थ हो गए 4, अड़ा हो गया 1, और सभी स्वर 11 हो गए, तो जुड़ के कितने बन गए ये बता दो बस। योग कितना हो गया? योग आप कहेंगे जी, योग हो गया इसका 31। क्या कहेंगे? इसका जो योग है, इसका जो योग है, यानी आपसे कभी भी मित्र पूछे कुल अल्प प्राण वर्ण कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी भैया 31 होंगे। क्या होंगे? 31 होंगे। बात को समझें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत सारे मित्रों का उत्तर सही आता हुआ। 31 31 31 31। अब आते हैं जी महाप्राण की बात पर। महाप्राण की यदि हम बात कर दें भाई साहब, महाप्राण की, ये तो हमने अभी बात की है किसकी? अल्प प्राण की, ठीक है। अगर हम महाप्राण की बात करें तो बचा क्या है? तो महाप्राण में दो और चौथा वर्ग आएगा आपका, यही तो बचा हुआ है। दूसरा और चौथा आएगा, और दूसरे चौथे के साथ में, चौथे में देखिए जरा ढा है, तो अढ़ा कहाँ पर आएगा? अढ़ा कहाँ पर आएगा? अगर ढह चौथे में है, ढह चौथे में है, तो अढ़ा कहाँ पर आएगा? क्योंकि डे वाले के साथ तो अढ़ा गया था, यहाँ पर अढ़ा आ जाएगा। और साथ में कौन कौन से आ जाते हैं आपका? साथ में आएंगे मित्र आपका ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन जरा बताएंगे कौन कौन से थे हमारे? ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से थे जरा याद करेंगे तो आप कहेंगे ऊष्मीय का मतलब मित्र क्या होता है? श, स, से और है, यानी ये चारों ऊष्मीय हैं। तो इनकी गिनती मैं करूं, दूसरे में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, और 11 और 4 ये, यानी कि कुल महाप्राण मैं आपसे पूछ लूं, कुल महाप्राण मित्र मैं आपसे पूछूं, तो मेरे भाई, मेरी प्रिय बहन, क्या उत्तर आएगा? आप कहेंगे भैया जी 15 उत्तर आ जाएगा। कुल महाप्राण की अगर हम बात करते हैं, कुल महाप्राण वर्ण कितने होंगे? 15 होंगे। कुल अल्प प्राण वर्ण कितने होंगे? 31 होंगे। क्या होंगे? 31 होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे किसी मित्र को? तो महाप्राण के आधार पर जो बांटा गया है वह सिर्फ 46 वर्णों को बांटा गया है। अन्य वर्णों में प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, या तो अन्य देखेंगे आप 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं, 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं आपका, और अनुस्वार और विसर्ग को, उनके लिए प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उन 6 को यहां वर्गीकरण में नहीं लिया जाता है। मेरी बात समझे मित्र, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? अब याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक याद रखें, जैसे अल्प प्राण में जी 1 3 5 ही आएंगे, ये कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद रख लेना, अल्प तो याद रहेगा, ये क्या 1, ये क्या बन रहा 3, और पैसे क्या बनता 5। बोलो, अल्प तो याद रहेगा कम से कम, नहीं कहीं भी देख लो 3 यहां पर बना हुआ तो 3 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। ये बन रहा फिर से पैमाने 5, अरे ये बन रहा 3, ये बन रहा पैसे 5। अब भी 1 3 5 ना याद रह जाए ना, तो फिर बेकार है हमारा पढ़ना, और हमारा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना सब बेकार है फिर। ठीक है, यहीं तक खत्म करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे, अघोष और घोष को जानेंगे, ठीक है, रामछवि, और उससे आगे जानेंगे हम रामछवि संयुक्त व्यंजन को, फिर वो कहाँ से बोले जाएं कहाँ से ना, और फिर वर्ण विच्छेद आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से हमारा वर्णमाला, और वर्णमाला क्या, ये हमारे सभी आगे चल के, चाहे हम संधि करें, चाहे हम आपका छंद करें, सब जगह इन सब की आवश्यकता पड़ती रहेगी। बहुत विशेष तरीके से मित्र हम सीखने जा रहे हैं, और मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको सिखाऊं, और मैं उम्मीद करूंगा और वादा करता हूं हर अच्छे छात्र को बहुत अच्छा सिखाएंगे, सबसे बेहतरीन तुमको बनाएंगे। तो रामछवि कल की क्लास में आना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।